Hello students, welcome in our social studies class. Today we are going to start a new chapter from new book, Political Science. And our chapter name is What is Democracy? Why Democracy? Democracy क्या है? क्यों democracy के बारे में हम पढ़ें? So student, in this chapter we are going to study about the features of democracy. Let me start with the question, what is democracy? You have already read about different forms of government, right? आपने हमेशा पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट फॉर्म की होती है, गवर्नमेंटल सिस्टम जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार, मेंशनिंग अ फ्यू एग्जाम्पल. चलिए यहाँ आपको कुछ डेमोक्रेटिक एग्जाम्पल देते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ भी सको गवर्नमेंटल सिस्टम को और साथ में रियलाइज कर सको कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो ज्यादा बेटर क्यों है, राइट? व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी? हम डेमोक्रेसी को डिफाइन क्यों करें? सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी. शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस. हम कहीं आगे बढ़े उससे पहले यहाँ एक कन्वर्सेशन दे रखा है और इस कन्वर्सेशन में मैरी ये काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन कर रही है कि डेमोक्रेसी को इस तरह से डिफाइन नहीं करना चाहिए. तो अ टीचर मतिल्डा लिंगडो रिस्पॉन्स टू हर क्वेश्चन एज अदर क्लासमेट जॉइन द डिस्कशन. लेट वी ऑल्सो फाइंड आउट द हैपनिंग, what kind of discussion they are having. So with Mary, ma'am, I don't like this idea. First we spend time discussing democracy and then we want to find out the meaning of democracy. I mean, logically, shouldn't we have approached it the other way around? Shouldn't it the meaning have come first and then the example? Cause she is right. She said कि मैम मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है कि पहले हम डेमोक्रेसी के बारे में इतना सारा डिस्कशन करें और उसके बाद में डेमोक्रेसी की मीनिंग हमें समझ में आए. यानी कि लॉजिकल अप्रोच क्या होना चाहिए कि पहले हमें किसी चीज का मतलब पता हो और उसके बाद में उसका एग्जाम्पल हमारे सामने है, राइट? व्हाट हर मैम सेड, आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ. उसकी मैम ने कहा कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ लेकिन हमारी एवरीडे लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता. वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव. डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स? मैम ने अच्छे से एग्जाम्पल दिया और बताया कि हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं. तो क्या उनके यूज करने से पहले हम उनको डिफाइन करते हैं, उसके बाद उनका यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल पेन. अगर आपको पेन का यूज करना है, आपको कुछ लिखना है, तो क्या आप ये कहोगे कि मुझे एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसके अंदर इंक होती है? नहीं ना. यू जस्ट आस्क फॉर पेन. सिमिलरली, इफ द रेन इज आउटसाइड, इट्स कमिंग आउटसाइड, देन हाउ वुड यू डिफाइन द रेन? आप ये कहोगे कि बारिश हो रही है या ये कहोगे कि वाटर साइकिल का सिस्टम होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है? इज इट करेक्ट वे टू डिफाइन अ थिंग? नो. और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लव, तो अगर हम लोग प्यार को एक्सप्रेस करेंगे तो क्या इसका कोई परिभाषा देंगे? नहीं ना. सिमिलरली ऐसे ही अगर हमें किसी चीज को एक्सप्रेस करना होता है, अगर हमें किसी चीज को बहुत अच्छे से समझना होता है, तो उसके लिए पहले डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती. पहले जरूरी होता है उस पर्टिकुलर शब्द के बारे में जानना. मैरी आर्ग्यू करती है, इतने में थोड़ी ना मानेगी, आप ही की तरह शैतान बच्ची है. बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल? पूछती है कि जब ऐसा ही है तो फिर हमें हर बार हर चीज की डेफिनेशन के बारे में क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं कि इस पर्टिकुलर टर्म की डेफिनेशन लर्न करो? लिंक दो मैडम. वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ वर्ड. तो मैम उसे समझाती हैं कि डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब हमें किसी वर्ड को समझने में प्रॉब्लम आती है, जब हम किसी वर्ड को समझने में डिफिकल्टी फेस करते हैं, तब हम उसको बहुत सारे वर्ड से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं.
So we need a definition of rain only when we wish to distinguish it from say drizzle or cloud burst. एग्जाम्पल भी दिया कि अगर हम लोग रेन के बारे में, एक सिंपल रेन के बारे में बोल रहे हैं तो हम सिंपल कह देंगे बाहर बारिश होती है, हो रही है, लेकिन हमें रेन को डिफाइन कब करना होगा, जब रेन डिफरेंट टाइप्स की होंगी। क्योंकि देखो रेन कहीं पर बौछारें पड़ती हैं ड्रिजल, कहीं पर रेन सॉलिड फॉर्म में आती है स्नोफॉल, और कहीं पर लिक्विड आती है। तो जब हमें ये डिफरेंशिएशन बताने होंगे तभी उस समय हमें इस डेफिनेशन की जरूरत होगी। So students, we need a clear definition only because people use it for different purposes, because very different kinds of government call themselves democracy. यहाँ पर इसलिए हमें जरूरी है डेफिनेशन जानना क्योंकि बहुत तरीके की गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती है। तो ये जो वर्ड डेमोक्रेसी है इसके बारे में, इसका रियल सेंस हमें समझना जरूरी है। Now one of the student involved in this discussion and named Ribyang. But why do we need to work on a definition? The other day you quoted Abraham Lincoln to us. Democracy is government of the people, by the people and for the people. We in Meghalaya always ruled ourselves. That is accepted by everyone. Then why we need to change that? Ribyang कहता है कि definition की कहाँ जरूरत है। आपने एक बार कहा था कि इब्राहिम लिंकन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जो कि पीपल के लिए, पीपल के द्वारा ही रन ऑफ होता है। इवन इन मेघालय वी पीपल आर रूल्ड आवरसेल्फ। तो क्या हम इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं सब चीजों को? व्हाई डू वी नीड टू चेंज दैट? हमें बदलना क्यों है? लिंगदो मैम सेड, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिस्टम को बदलना है। I too find this definition very beautiful. पर क्योंकि मुझे इसकी डेफिनेशन बहुत ब्यूटीफुल लगी, but we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accepts it. क्यों हमें डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ डिफाइन करने की जरूरी है? हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी चीज को हम इसलिए अपना लें क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, इसलिए हम उसमें बिलीव करने लग जाएं, बल्कि हमें इसलिए किसी चीज को अपनाना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, राइट? योलांडा, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन. आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया, and in Greek demos means people and kratia means rule. So democracy is ruled by people. This is the correct meaning. Where is the need to debate? योलांदा ने अपने व्यूज रखे और उसने कहा कि मैम क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ? मेरे हिसाब से तो डेफिनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था डेमोक्रेसी जो है ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से डेमोक्रेसी निकला है और ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है पीपल यानी कि लोग, और क्रेटिया का मतलब होता है रूल यानी कि शासन। तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज रूल बाय पीपल। सो दिस इज करेक्ट मीनिंग। देन व्हाई वी नीड टू डिबेट? और ये इसका सही मीनिंग है तो डिबेट की क्या जरूरत है? लिंगदो मैम सेड, of course that is also a very helpful way of thinking about this matter. I would just say that this does not always work. ये भी एक अच्छा तरीका है इस बारे में सोचने का, लेकिन हमेशा ये तरीका वर्क करे, काम आए, जरूरी तो नहीं है। So a word does not remain tied to its origin. Just think of computers. Originally they were used for computing, that is to say calculating very difficult mathematical sums. These were very powerful calculators. But nowadays very few people use computer for computing sums. They use it for writing, designing, listening music or watching films as well. So words remain the same but their meaning can change with time. So in that case it is not very useful to look at the origin of a word. कितना अच्छे से लिंगदो मैम ने देखो यहाँ एक्सप्रेस किया कि बेटा जरूरी तो नहीं है कि हमेशा जिस तरीके से हम किसी वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं वो अपने आप में प्रॉपर हो। एक वर्ड हमेशा एक ही तरीके के सिस्टम से बंधा नहीं रहता, यानी कि जिस वर्ड की जिस समय शुरुआत होती है वो अपने आप में वैसा हमेशा नहीं रह जाता। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर,
कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटिंग यानी कि कैलकुलेटिंग। पहले जब कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ था तो वो मैथमेटिकल सम्स के सॉल्यूशन के लिए हुआ था, लेकिन आज ये कंप्यूटर जो है वेरियस यूजेस में हेल्पफुल है, वेरियस टाइप से हमारे लिए यूजफुल है। तो आखिर कंप्यूटर का वर्ड वही रहा जो उसके ओरिजिन के समय था, लेकिन इसका मतलब तो बदल गया है ना। अब ये यूजफुल तो बहुत तरीके से, राइट? मैरी सेड, मैम, so basically what you are saying is that there is no shortcut to our thinking about the matter ourselves. We have to think about its meaning and evolve a definition. मैरी पूछती है, तो फिर मैम आप क्या कहना चाहती हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है? इसका मतलब हमें जब जिस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं पहले उसकी मतलब जाने, फिर उसका डेफिनेशन इवॉल्व करें। लिंगदो मैम सेड, यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ। आखिर आप समझ ही गई मेरी बात को, चलिए अब देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस डिस्कशन, अ वेरी हेल्पफुल डिस्कशन, वी आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड दैट every word having a differentiation. So for this differentiation, it is necessary to find out the meaning and then definition as well. Right? So let me go back to the discussion and find out something. Here I am going to tell you about a simple definition. So according to the above discussion, some of the similarities and differences among the government that are called democracies. Our simple factor common to all democracies is that the government is chosen by the people. We could thus start with a simple definition. हम लोग ये सारी बातों से एक बात पर आ गए, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसे उस रेस्पेक्टिव कंट्री द्वारा चुना जाता है जिस पर डेमोक्रेसी एप्लीकेबल होती है। तो इन सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which rulers are elected by the people, right? This is a simple definition of democracy. This is a useful starting point. This definition allows us to separate democracy from forms of government, right? That are clearly not democratic. इस डेफिनेशन से हम लोग एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं बेटा कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स को इलेक्ट करते हैं किसके द्वारा? उसकी जनता के द्वारा। तो यहाँ पर एक क्लियर सेपरेशन मिल जाता है उन गवर्नमेंट के लिए जहां पर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स या रूलर अगर जनता के द्वारा नहीं चूज किए गए हैं तो वो फॉर्म डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता। सो द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल. Those who happened to be in control of the army become the rulers of the country. People had no say in this decision. Dictators like Pinochet are not elected by people. This also applies to monarchies. The king of Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family. अब देखो, अगर हम एग्जाम्पल पर जाते हैं, कौन से एग्जाम्पल पर? पिनोशियो, Chile, a country situated in South America. Chile is a country where the dictator Pinochet ruled after the overthrown Salvador Allende. So the rule of Pinochet or the rule of Pinochet is not really a kind of rule which is called democratic. Why so? Because the Pinochet is not chosen by the people. Pinochet is not elected by the people. So the ruling of Pinochet is just like a dictator rule. Saudi Arabia is one of the another example. The royal family ruled in the Saudi Arabia. It means this is a kind of government which is called monarchy government, monarchy system. And monarchy is also not a democratic form of government because the elected king is not chosen by the people. So this simple definition is not adequate
It reminds us that democracy is people's rule, right? But if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर डेफिनेशन की, तो ये अपने आप में सारी बातों को फुलफिल नहीं करती है। डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसा गवर्नमेंट जो रूल करता है और जो रूलर है वो इलेक्ट होते हैं वहां के पीपल से, राइट? सो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट जो कि इलेक्शन प्रोसीजर को अपनाती है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो उसे डेमोक्रेसी कहना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी अपने आप में बेटा एक बहुत ही वाइड, एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, एक बहुत ही वास्ट वर्ड है जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। हर बार इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव चुन लेना डेमोक्रेटिक नहीं होता। सम ऑफ द अदर फीचर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द democratic system. So that is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one. कई बार ऐसा भी होता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही है कि वो डेमोक्रेटिक है। कैसे? इलेक्शन करवा करके। तो हमें यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। सो वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली and spelling out the features of a democratic government. So let us move to the next topic of this chapter and a very important topic, that is features of democracy. अब जरा हम डेमोक्रेसी के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। हमने ये अभी एक सिंपल सा डेफिनेशन देखा, that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. In this simple definition, several important things are included. So some of the question arises, who are the rulers? In this definition, ruler कौन होंगे? Which official must be elected for government, for any government to be called democracy? वो कौन से ऑफिशियल्स होंगे जिन्हें इलेक्ट करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाया जाए? Which decision may be taken by non-elected official in a democracy? Second question, what kind of election constitute? Election कैसा हो जिसके करवाने के बाद election democratic बने? So what kind of conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic? Next, who are the people who can elect the rulers? वो कौन लोग होंगे जो election procedure में involve होंगे, जो अपने रूलर को चुनेंगे? Should this include every citizen on an equal basis? क्या इलेक्शन में सभी सिटीजन को इक्वल बेसिस पर इंक्लूड किया जाता है? Can a democracy deny some citizen this right? क्या डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन्स को इस राइट से डिनाई कर सकती है? And finally, the last question, what kind of a form of government is a democracy? कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे? Can elected rulers do whatever they want? क्या इलेक्टेड रूलर डेमोक्रेसी में जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं? और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स? या फिर जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है जिसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह रहे हैं उसको कुछ लिमिट्स में फंक्शन करने चाहिए? सो इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट ऑफ सिटीजंस एज वेल, राइट? सो लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल. Let me start with the major decision by elected leaders. इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल से. Here example given from Pakistan. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि मिलिट्री कमांडर थे 1999 के समय, he overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive. क्या किया इन्होंने? अपनी पावर के बल पर एक ऑलरेडी डेमोक्रेटिक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो करा, हटाया और खुद
अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया एंड लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। चीफ एग्जीक्यूटिव से बाद में इन्होंने अपने डेजिग्नेशन को चेंज किया एंड ही बिकेम प्रेसिडेंट। एंड इन 2002 he held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. What is referendum? बेटा referendum एक प्रोसेस होता है जिसमें डिक्टेटर, इस तरीके का जो रूलर होता है, वो अपनी सिटीजन से वोटिंग के लिए कहता है और वोटिंग सिर्फ यस या नो में होती है। अगर जनता यस वोट करती है तो एक्सटेंशन मिल जाता है और अगर जनता रिफ्यूज कर देती है तो ये जो गवर्नमेंटल सिस्टम रन हो रहा है डिक्टेटरशिप की तरह, वो एंड हो जाता है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ वोटिंग राइट दिए हैं, तो क्या ये वोटिंग राइट पाकिस्तान की ये जो गवर्नमेंट है जनरल परवेज मुशर्रफ की, इसे डेमोक्रेटिक कहेगी? मे बी इट्स नॉट ट्रू, right? So the country that granted him a 5-year extension according to referendum, ऐसा सामने आया कि रिफरेंडम की वजह से, क्योंकि कंट्री के सिटीजन्स ने इनके लिए यस में वोटिंग की, तो इन्हें 5 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया। लेकिन ये बात सही नहीं थी। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट said that the referendum was based on malpractices and fraud. पाकिस्तानी मीडिया ने, ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने और डेमोक्रेसी को मानने वाले लोगों ने इस पूरे रेफरेंडम को एक फ्रॉड बताया, एक मेल प्रैक्टिस बताई, यानी कि ये रियल नहीं था, ये वैसा ही था जैसा परवेज मुशर्रफ चाहते थे। So in August 2002 he issued a legal framework. अब जब इन्होंने अपना 5 ईयर का एक्सटेंशन ले लिया, क्या किया इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर तैयार करवाया that amended the constitution of पाकिस्तान। और इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर की वजह से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एप्लीकेबल था। अमेंडमेंट यानी कि बदलाव। So according to this order the president can dismiss the national एंड प्रोविंशियल असेंबली। इस ऑर्डर के बाद में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन क्या चेंज किया, इन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिविलियन कैबिनेट के वर्क हैं अब वो सुपरवाइज होंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल था, इस पर डोमिनेंस किसका था? मिलिट्री ऑफिसर्स का। सो आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। ये लॉ पास होने के बाद में इलेक्शन हुए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में। So Pakistan has had elected representatives have some powers, but the final power rested with military officers and General Pervez Musharraf himself. इलेक्शन भी हो रहा है, लेकिन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको पूरे पावर्स नहीं मिले। उनके ऊपर कंट्रोल था किसका? सारे पावर मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में और जनरल परवेज मुशर्रफ के खुद के हाथों में थी। So clearly there are many reasons why Pakistan under General Musharraf cannot be called a democracy. यहाँ क्लियर होता है कि क्यों हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, जब मुशर्रफ का शासन था, डेमोक्रेसी नहीं कह सकते थे, क्योंकि हमने डेफिनेशन देखी। इन डेमोक्रेसी द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट? और यहां पर इलेक्शन हुआ, लेकिन इन रियलिटी द मेन रूलर इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, द मेन रूलर इज जनरल परवेज मुशर्रफ, एंड इवन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव नो पावर्स।
So let us focus on one of these. Can we see that the rulers are elected by the people in Pakistan? No, not quite. People may have elected their representative to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the rulers. They cannot take the final decision because all the decisions are vested in the military officials' hand and the General Musharraf himself. So the power to take final decision rested with whom? With army officers and General Parvez Musharraf. And none of them were elected by the people. और जिनके पास फाइनल डिसीजन का राइट था उनमें से किसी को पीपल ने नहीं इलेक्ट किया था. So this happened in many dictatorship and monarchies. जहां राजा महाराजाओं का शासन होता है which is called monarchies, और जहां किसी पावरफुल व्यक्ति का शासन होता है that is called dictatorship. इन दोनों में ही ऐसा नहीं होता. कैसा कि जनता के द्वारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव सारी पावर कंज्यूम करता हो. So they formally have an elected parliament and government, but the real power in with those who are not elected. डिक्टेटरशिप या मोनार्की में क्या होता है कि ये इलेक्शन करवाते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, लेकिन जो रियल पावर होती है वो उसके हाथ में होती है जो चुना हुआ नहीं होता. In a few countries the real power was with some external powers and not with locally elected representatives. This cannot be called people's rule. और ऐसे शासन को कभी भी people's rule नहीं कह सकते. So this gives us the first feature in a democracy. The final decision making power must rest with those elected by the people. तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन का जो पावर है वो उसके हाथ में होना चाहिए जिसे जनता ने चुना है. और जैसा कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा तो उसे हम डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे. हम बाकी के जो भी फीचर्स हैं इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. होप यू गाइज अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड one of the feature of democracy, that the all power is vested in those representative who is elected by the people, right? Thank you and have a nice day.